सिंहासन के सिलेंडर प्लान 2.0 की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के जरिए 1 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की योजना है। लेकिन इस योजना के केंद्र में कहीं ना कहीं यूपी का सिंहासन है, क्योंकि जिस तरह 2017 के चुनाव से ठीक पहले 2016 में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना पार्ट 1 शुरू की थी, ठीक उसी तरह 2022 के चुनाव से पहले उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए और इस योजना के मायने समझिए। उज्ज्वला योजना 2.0 ने लिया आकार, 1 करोड़ परिवारों का सपना होगा साकार। बिना एड्रेस प्रूफ के मिलेगा कनेक्शन, खत्म होगी गरीब परिवारों की टेंशन। पीएम मोदी और सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत कर 1 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन की सौगात दे दी है। इस योजना की खास बात यह है कि कनेक्शन के साथ भरा हुआ फ्री सिलेंडर भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह कि एलपीजी कनेक्शन के लिए अब एड्रेस प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी होगा। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2,000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। उज्ज्वला योजना की सौगात देते हुए पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1,000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन दिए और पहले से योजना का लाभ ले रही महिलाओं से पीएम मोदी ने संवाद भी किया। अच्छा, आपको एक गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी, बहुत अब समय भी बचता होगा। हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे। समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। और हमारे जो एचपी गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ किसे मिलेगा किसे नहीं? अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो क्या करना होगा, अब ये भी समझिए। दरअसल आवेदक एक महिला होनी चाहिए, महिला की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए और महिला के पास बीपीएल कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड होना चाहिए। आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उज्ज्वला योजना 2.0 की खास बात यह है कि इस बार कागजी कार्रवाई बहुत कम कर दी गई है। योजना का लाभ देने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे उज्ज्वला योजना उन गरीब परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं जिन्हें इस योजना ने धुएं से निजात दिलाई है। वहीं इस योजना से पर्यावरण में भी बड़ा बदलाव आया है। मौजूदा समय में करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक की शिक्षा के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब तक 7,81,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना पार्ट 1 की शुरुआत साल 2016 में की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
बाद में इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PMAY, AAY, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह भी शामिल किए गए और लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ LPG कनेक्शन कर दिया गया। इस लक्ष्य को अपने तय समय से पहले ही अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया। लेकिन उज्ज्वला योजना पार्ट 1 की शुरुआत जहां बलिया से की गई थी, वहीं पार्ट 2 की शुरुआत महोबा से की गई है। ये दोनों ही वीरों की धरती है। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए चुनावी रण में उतरने से पहले एक खाका खींच दिया है, क्योंकि जब बात वोट की होगी तो विरोधियों पर इन्हीं योजनाओं के जरिए चोट भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये सिंहासन का सिलेंडर 2.0 इसलिए भी है कि जब यूपी में चुनाव होंगे तो इन्हीं योजनाओं के नाम पर भाजपा वोट मांगेगी और तब विपक्ष इसका क्या जवाब देगा, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सरकार के पास गिनाने के लिए ऐसी योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहीं दूसरी ही तरफ विपक्ष सिर्फ सम्मेलन के भरोसे नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार का सिलेंडर विपक्ष के सम्मेलन पर भारी पड़ेगा। दो 2022 के चुनाव में क्या गेम चेंजर होंगी केंद्र की योजनाएं? क्या विपक्ष पर भारी पड़ेंगी उज्ज्वला और बिजली कनेक्शन जैसी सौगातें? क्या केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं 2022 के दंगल में एक एक वोट की गारंटी हैं? क्योंकि जहां समूचा विपक्ष सम्मेलन वाली पॉलिटिक्स में किसी एक जाति को साधने में उलझा हुआ है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए यूपी की एक बड़ी आबादी को साध रही है, जिसमें कई जातियां और कई समाज शामिल हैं, जिसकी हद विपक्ष के सम्मेलन वाली सियासत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि बात उज्ज्वला योजना से कहीं आगे की है। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी की बातों में नजर भी आई, क्योंकि जब पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की सौगात दे रहे थे तो वो ये कहने से नहीं चूके कि उनकी सरकार ने घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क और अस्पताल जैसी वो तमाम योजनाएं शुरू की हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं की। जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी, इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए, हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई, तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। यूपी के चुनाव में जब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष इन तमाम योजनाओं का जिक्र हर मंच से करेगा, हर गांव, हर गली में करेगा, और विपक्ष उस वक्त इसका क्या जवाब देगा, यही बड़ा सवाल है। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए
कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। कहीं ना कहीं सच तो यह है कि चाहे बसपा हो या सपा, दोनों ही अपने पिछड़े वोट को छोड़ प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। वहीं भाजपा ने तमाम योजनाओं के जरिए एक बड़ी सेंधमारी कर दी है। वहीं इन योजनाओं के बीच सवाल भू माफिया पर हुए एक्शन का भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली नीति भले ही विपक्ष को ना भाए, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं पसंद आ रही है। अब तक कई माफियाओं पर इसका एक्शन हो चुका है। ऐसे में जब बात चुनाव की आएगी तो इन तमाम चीजों पर जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वोट की कसौटी पर परखेगी और फिर जिसका पलड़ा भारी होगा उसे ही मिलेगा लखनऊ का सिंहासन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एक हथियार 100 दावेदार की, क्योंकि राजनीति में जातिगत समीकरण सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और इसमें भी सबसे बड़ा हथियार है ओबीसी। कहते हैं जिसने ओबीसी को साध लिया समझो चुनाव जीत लिया। और अब इसकी जंग जारी है। विपक्ष ओबीसी की जातिगत जनगणना कराना चाहता है। वहीं विपक्ष की इस मांग के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक को पास कराकर नया ट्रम्प कार्ड चल दिया है। क्या है जातिगत जनगणना का गणित और क्यों हो रही है ओबीसी जनगणना पर महाभारत, समझिए इस रिपोर्ट। संसद में भाजपा का ओबीसी कार्ड जातिगत जनगणना को विपक्ष बनाएगा हथियार। क्या यूपी के चुनाव में तमाम जरूरी मुद्दे जातिगत जनगणना के शोर में गुम हो जाएंगे? क्योंकि संसद में ओबीसी विधेयक वाला कार्ड खेलकर भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष को घुटने पर ला दिया हो, लेकिन ओबीसी जनगणना से लेकर जातिगत जनगणना को लेकर समूचा विपक्ष अभी भी लामबंद है। जहां तक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। हमें एक सेंट्रल विस्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्ता, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब भाजपा को उनके विरोधी तो विरोधी अपने भी चुनौती देने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ओबीसी जनगणना को लेकर लेटर लिख चुके हैं। यूपी में योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कहने लगे हैं कि जातिगत जनगणना ही उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य और मूल मुद्दा है। देखिए, मैं तो निषाद पार्टी का उद्देश्य और मुद्दा ही जनगणना का है कि 1961 में राष्ट्रपति ने लिखकर दे रखा है कि एक अनुसूचित जाति की सूची बना रखी है, उसमें 53 नंबर पर मझवार हैं। 1961 में हम 70 लाख थे, आज हमें घटा के 3000 कर दिया। तो ये ऐसी जनगणना नहीं होनी चाहिए जो मार रही हो, ऐसी चारपाई पर बैठ के गणना नहीं होनी चाहिए जो बेईमान है। राष्ट्रपति ने जो मैनुअल दिया है उसके हिसाब से होनी चाहिए, और केवल अनुसूचित जात और अल्पसंख्यक का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक जाति के लोग, सभी लोग वोट डालते हैं, सभी लोग ये भारत के नागरिक हैं, चाहे वो ऊंची जात का हो चाहे पिछड़ी जात का हो, उसकी जनगणना होनी चाहिए। तीसरे मोर्चे को खड़ा कर संभावनाएं देख रहे राजभर भी जोर शोर से जातिगत जनगणना पर सरकार को घेर रहे हैं। एक भी काम करने को तैयार नहीं है। जाति जनगणना नहीं करा रही है। पिछड़े समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा है कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। सत्ता से बाहर रहते हैं तो 33% महिलाओं का आरक्षण दिखाई देता है। 7 साल से दिल्ली में सरकार है और डबल इंजन की सरकार हो गई। अब कौन इंजन की सरकार बनवाएंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में 3 साल 4 महीने से पड़ी हुई है, वो दिखाई नहीं दे रहा है सूबे के मुख्यमंत्री को। वहीं मायावती कह चुकी हैं कि सरकार अगर ओबीसी जनगणना कराती है तो वो समर्थन देने के लिए तैयार है। मतलब साफ, लोकसभा में पास हुए ओबीसी संशोधन विधेयक को सरकार जातिगत जनगणना की तराजू पर न तौले, क्योंकि यूपी में ही नहीं देश में जातिगत जनगणना का आधार क्या है, किस जाति की कितनी आबादी है, इस पर समूचा विपक्ष क्लियर तस्वीर चाहता है। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। आज के दिन में हमें अनुसूचित मिल नहीं रहा है, तो मैं तो सरकार से चाहूंगा कि हमें लटका के न रखें। नहीं तो चूंकि कांग्रेस ने हमें लटकाया तो कांग्रेस लटक गई, सपा बसपा ने लटकाया तो वो 30 साल से देखो लटक गई। तो भाजपा अगर वर्तमान सरकारी अधिकारी जो बदमाश हैं, बेईमान हैं, जो आज के वर्तमान सरकार में कमल के साथ है, तो ऊपर से कमल है, अंदर से पिछली हाथी और साइकिल है। ओबीसी जनगणना और जातिगत जनगणना दो धारी तलवार की तरह है, क्योंकि ओबीसी आबादी की गिनती की मांग लंबे अरसे से हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद राजनाथ सिंह ने ओबीसी जनगणना की बात कही थी, जो सरकार बनने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। जबकि जातिगत जनगणना के इतिहास को देखें तो साल 1931 तक देश में जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन बीते 90 सालों में ऐसा नहीं हुआ। अभी तक 1931 के डेटा के आधार पर ही आकलन किया जाता है। इसी को आधार बनाकर माना जाता है कि देश में 50% आबादी ओबीसी की है। हकीकत तो यह है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, सबने सिर्फ डेटा ही जुटाया। इसका सच क्या है ये किसी ने नहीं बताया। क्योंकि बीते 10 सालों को देखें तो 2011 में यूपीए ने SECC आधारित डेटा जुटाया था। SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेशन आधारित डेटा। इस पर सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। लालू और मुलायम के दबाव में सरकार ने ऐसा किया था, जो कि सूत्र बताते हैं। लालू और मुलायम उस वक्त यूपीए के सहयोगी थे। 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हो गए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था। बावजूद इसके इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो काम पिछले 90 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा? क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते जातिगत जनगणना तो नहीं हो सकी और अब 21 को इसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार लामबंद हुए विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए जातिगत जनगणना की तस्वीर इस बार साफ करेगी, या फिर ओबीसी संशोधन विधेयक से ही सबको शांत कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ने अक्सर सुना होगा खुला खेल फर्रुखाबादी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं खुला खेल जहूराबादी। ये लाइन है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए, जो यूपी चुनाव से पहले हर सियासी दल पर दौरे डाल रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनका जहूराबादी खेल सबके सामने है। कभी वो ओवैसी से दोस्ती निभाते दिखते हैं तो कभी भाजपा के नेता से मुलाकात करते हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की। वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते पर उन्हें ज्यादा फायदा दिखेगा वो उसी राह पर निकल पड़े। अखिलेश यादव के कसीदे क्यों गढ़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या सपा को भी राजभर की ये तारीफ पसंद है? क्या कोई बता सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के दिमाग में भला क्या चल रहा है? क्योंकि वो दोस्ती तो ओवैसी से करते हैं, मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह से करते हैं और तारीफ में कसीदे अखिलेश यादव के गढ़ते हैं। बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ खड़ा हो जाइए 10-90 पर, आपको दिखेगा रिवर फ्रंट, आप वहां मायावती का काम भी दिखेगा। राजनीति में ऐसी तारीफ अक्सर तब की जाती है जब या तो एक दल का दूसरे दल के साथ गठबंधन होने वाला हो या फिर होने की संभावना हो, और यूपी की राजनीति में ये दोनों ही संभव है। बड़ी बात यह है कि राजभर के मुंह से अखिलेश की ये तारीफ समाजवादियों को किसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से कम नहीं लग रही। राजभर ने तो अखिलेश को सिर्फ
योगी के सामने नेता नंबर 1 बताया था, सपा ने बदले में राजभर को संघर्षशील जमीनी नेता से लेकर न जाने क्या क्या उपाधि दे डाली। देखिए, नेता कैसे हैं ये तो आप लोग ठीक से जानते हो, और हम जो जानते हैं मीडिया के माध्यम से जानते हैं, बस केवल मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि वो गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जन जन की ये पुकार है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज विपक्ष तो बोल ही रहा है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। कई दलों के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तब से ही राजभर सपा के साथ भविष्य की संभावनाएं देखने लगे हैं। क्या परहेज है? अखिलेश ओवैसी जी को कोई परहेज है? वो जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा शुरू से कह रहा है कि चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे सोनिया जी हों, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी तो छोटे दलों को साथ में, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी तो छोटे दलों को साथ में। दरअसल इन दिनों राजभर हर नाव की सवारी करने की कोशिश में है, क्योंकि भाजपा के यूपी अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात को भले ही वो शिष्टाचार वाली भेंट बताएं, लेकिन राजनीति में इसे अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं वाली कहावत से नवाजा जाता है। वहीं जितनी कोशिश राजभर इन दिनों सपा से गठबंधन की कर रहे हैं, उतनी ही कोशिश वो दूसरे दलों से भी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश की ये तारीफ दिल से है या फिर दिखावटी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि योगी सरकार में जब राजभर मंत्री थे, तब ये राजभर अखिलेश को पानी पी पी कर कोसा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।